हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर जो कि है 1.2 और इसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 1 और इसे लिखा है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर ने। तो चलिए देखते हैं क्या है इस लेसन में। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक बटन जरूर हिट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं ऑथर की तरफ। तो इस लेसन के ऑथर है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जो कि चेम्सफोर्ड एसेक्स में 1865 में बॉर्न हुए थे। एंड ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। इन्होंने अपना जो लिटरेरी कैरियर है इनका एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था इन्होंने एट द एज ऑफ 37। और इन्हें अपॉइंट किया था एज एन एडिटर ऑफ डेली न्यूज इन लंदन। फिर अंडर द पेन नेम अल्फा ऑफ द फ्लो इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं डेली न्यूज में, द मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज और एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कई सारे पेपर्स में इन्होंने काम किया है। ये एसेज लिखा करते थे एंड हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट, ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस। तो ये कई प्रकार के एसेज लिखा करते थे। और द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings। तो ये कई उनके well known writings रह चुके हैं। And his uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner। तो इनके एसेज और राइटिंग्स की एक जो खास बात है वो ये है कि इनके जो राइटिंग्स है वो हमें बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ सिखाती है इन वेरी इजी मैनर और एक अम्यूजिंग मैनर में, जो हम हंसते खेलते भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन ही रेज द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ। फिर वो जो एवरीडे लाइफ में जो एक मॉरल वैल्यूज होते हैं उसके ऊपर कई सारे सवाल इन्होंने खड़ा किया है और इनके एसेज में वो देखे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये लेसन आज हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। So in On Saying Please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior। और इस चैप्टर में ये पॉइंट आउट करते हैं उस वैल्यू को, गुड मैनर्स को, जो कि सोशल लाइफ में होना चाहिए, जो सोशल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे पोलाइटनेस और हमारा कर्टसी, काइंडनेस, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करें और दूसरों के साथ बर्ताव करें। He shows how polite speech and manners sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it। तो ये एक जस्ट है इस लेसन का। वो ये इस ऐसे में हाईलाइट करते हैं कि पोलाइट स्पीच और जो एक मॉरल वैल्यूज, गुड मैनर जो हम यूज करते हैं हम हमारे डेली बिहेवियर में, तो वो सारे एटमॉस्फेयर को एकदम स्वीट बना देता है। और जो डिसकर्टसी और इल मैनर्स होता है, जो हम बैड मैनर्स और जो एक रूडली बिहेव करते हैं, तो वो हमारे सारे एटमॉस्फेयर को स्पॉइल कर देता है या पोल्यूट कर देता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज है जो इस लेसन में हमको मिलने वाला है, जो इन्होंने अपने ऐसे में लिखा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर ऑन सेइंग प्लीज में। तो ऑथर लिखते हैं, ऑन सेइंग प्लीज द यंग लिफ्ट मैन इन द सिटी ऑफिस हु थ्रू अ पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग वाज फाइंड फॉर द ऑफेंस वाज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग। तो यहाँ पर ये ऐसे स्टार्ट होता है इनका ऐसे कि एक यंग लिफ्टमैन जो होता है, जो सिटी ऑफिस में काम कर रहा होता है, वो एक किसी पैसेंजर को लिफ्ट में अंदर आने से मना करता है, उसे थ्रो कर देता है बाहर, मतलब इज नॉट अलाउिंग, उसको अलाउ नहीं कर रहा है अंदर आने के लिए। और इस काम के लिए, इस जो क्राइम किया है लिफ्टमैन ने, उसे उनके लिए फाइन भरना पड़ता है एंड बिकॉज इट वॉज रॉन्ग। और ये कोई भी बोलेगा कि अगर आपको जबरदस्ती बिना कोई वजह के लिफ्ट में आने से रोका जा रहा है और बाहर धकेल दिया जा रहा है, तो वो एक ऑफेंस के तौर पे ही कंसिडर किया जाएगा। और ये रॉन्ग था लिफ्टमैन के पार्ट में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज। क्या वजह थी उसे बाहर डालने की? इट वॉज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज, एक वर्ड प्लीज बोलना था और उस वजह से ये सब घटना हुई। The complainant entering the lift said, "Stop." The liftman demanded, "Stop, please," and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction,
but hurled the passenger out of the lift. तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई, इसे बाहर धक्का क्यों दिया लिफ्टमैन ने? क्योंकि जो कंप्लेनेंट है, मतलब जो ये पर्सन है जिसे बाहर निकाला गया, उन्होंने सिर्फ एंटर करके लिफ्ट में कहा टॉप, और जबकि लिफ्टमैन डिमांड कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे टॉप प्लीज बोले, और बस ये रिफ्यूज कर दिया कंप्लेनेंट ने कि मैं नहीं बोलूंगा, इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से फॉलो नहीं करूंगा, और बस इसी वजह से उस पैसेंजर को लिफ्टमैन ने बाहर निकाल कर फेंक दिया. So this of course was carrying a comment on manner too far. Discourtesy is not a legal offense and it does not excuse assault and battery. तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये एक जो कमेंट है, इस जो बिहेवियर देखा जा रहा है, ये एक कोई बहुत सीरियस नहीं है. इट्स जस्ट डिस्कर्टेसी, एक बैड बिहेवियर है, और ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है कि इसके अगर आपको किसी ने प्लीज नहीं बोला तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या पनिश करे उसे. एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी. और प्लीज ना बोले कोई इंसान तो उसके लिए आप झगड़ा, लड़ाई या फिर मुक्केबाजी करने का कोई इजाजत नहीं देता, ना तो लॉ देता है, ना तो ये एक्सेप्टेबल है. But if a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me, and if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. फिर ये ऑथर कहते हैं कि अगर एक चोर मेरे घर पर आता है और मैं उसे मारता हूँ या अपने कंट्रोल में करता हूँ, तो लॉ मुझे ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो जो था चोर, वो एक लॉ के खिलाफ काम कर रहा था, जिसे चोरी करने की इजाजत नहीं है किसी के घर में, तो वहां पर मुझे लॉ सपोर्ट करती. एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, और अगर मुझे फिजिकली किसी ने मारा है या मुझ पर हमला किया है, तो और अगर मैं उसके डिफेंस में अगर मैं वायलेंस करूँ, तो भी मुझे परमिशन मिलेगी लॉ से. मतलब मुझे कोई क्राइम या ऑफेंस में नहीं काउंट किया जाएगा, बिकॉज ये उस डिफेंस में काम किया गया था, इतना परमिशन है. ये लीगल ऑफेंस है कि आप किसी को मारो या हाथ उठाओ या फिजिकल असॉल्ट करो. Then it does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. तो जैसे कि ये सब लॉ को ब्रेक करने जैसा काम हुआ है, जैसे चोरी करना लॉ के अगेंस्ट है, किसी पर हमला करना या मारना, फिजिकल असॉल्ट करना भी लॉ के खिलाफ है. But no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. फिर वो कहते हैं ऑथर कि बट ऐसा कोई लीगल सिस्टम या रूल नहीं बना है जहां पर बैड मैनर्स या फिर आपके बैड एटीट्यूड के लिए कोई पनिश या कोई ऑफेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जा सके. तो इट्स डिपेंडिंग, यहाँ पर कोई लॉ बनाया नहीं गया है, वो एक आपका बिहेवियर है, ये कोई लॉ में या फिर या क्राइम में काउंट नहीं किया जाता. And our sympathy with the liftman, we must admit that the law is reasonable. और हम लिफ्टमैन के साथ है, उनको सिंपति दिखाते हैं, उनके ऊपर पिटी खाते हैं, बट वी मस्ट एडमिट, हमको ये याद रखना है और भरोसा करना है कि लॉ इज रीजनेबल. रीजनेबल इन द सेंस इट इज नॉट डूइंग पार्शियलिटी, इट इज इक्वल फॉर रिच पुअर, या वो कोई भी हो, अमीर गरीब बड़ा छोटा, वर्कर हो या एम्प्लॉय बॉस हो, सबके लिए रूल्स रीजनेबल होता है. तो बट यहाँ पर सिंपैथी है हमारा लिफ्टमैन के लिए, बट यहाँ पर हम एडमिट नहीं कर सकते कि उसको प्लीज ना बोलने पर उस कंप्लेनेंट को ऑफेंस के तौर पर पनिश किया जाए या कुछ ऐसा दूसरा पनिशमेंट दिया जाए. फिर ऑथर कहते हैं इट वुड नेवर डू इफ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्काउल ऑन देयर फेसेस. फिर ऑथर कहते हैं कि हमें इतनी फ्रीडम नहीं दी गई है कि हम किसी और के कानों पे मारे या फिर उनको तकलीफ पहुंचाए या चोट पहुंचाए क्योंकि हमें उनकी बिहेवियर पसंद नहीं. ये कोई लीगल रूल्स या लॉज हमें इजाजत नहीं देती है. या फिर अगर आपको किसी की आवाज नहीं पसंद आई, द टोन ऑफ देयर वॉइस, किसी तरह इनके बोलने का तरीका अगर आपको पसंद नहीं, या तो उनके फेसेस में एक्सप्रेशंस होते हैं, स्काउल्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस के, अगर वो पसंद नहीं, तो यू डोंट हैव लिबर्टी, वी डोंट हैव लिबर्टी, हमने इतने फ्रीडम नहीं मिली है कि हम उसके अगेंस्ट कार्रवाई करें या मारपीट करें.
then our fist would never be idle. अगर ऐसा होता, अगर हमें परमिशन मिल जाती, तो हमारा फिस्ट जो है, हमारी जो मुट्ठी है, वो हमेशा आइडल नहीं रहती, रुकी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती, मारती फूटती रहती। और जो गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे, और जो गटर्स है सिटी में, सारे गटर्स में ब्लड ही रन हुआ करते। I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be haughty or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. तो यहाँ पर वो कहते हैं ऑथर कि मैं जितना भी बदतमीज या बैड बिहेवियर करना है, मैं कर सकता हूँ, और एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंस, और मुझे कोई मार नहीं सकता, और लॉ मुझे प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो कोई सीरियस क्राइम है ही नहीं। मेरी बदतमीजी हो, जब तक आप किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं कर देते, आपका टोन, आपकी आवाजें, आपका प्लीज ना बोलना, ये सब कोई क्राइम में गिने नहीं जाते, तो वहां पर आपको प्रोटेक्शन लॉ देगी, कोर्ट देगी। तो ही सेज दैट, ऑथर कहते हैं आई मे बी हॉटी, मैं अक्रू एटीट्यूड हो सकता हूँ, मैं बुरिश हो सकता हूँ, एंड देयर इज नो पेनाल्टी। मुझ में एटीट्यूड हो सकती है, मुझ में बैड बिहेवियर मैं पेश कर सकता हूँ, या उस तरीके से बिहेव कर सकता हूँ, बट मुझे कोई पेनाल्टी नहीं पे कर सकता। सिर्फ एक चीज होगा कि मेरे बारे में बुरे या इल मैनर्ड फेलो के तौर पर लिखा जाएगा, मतलब मेरे नाम के साथ ऐसा कहा जाएगा कि ये एक इल मैनर्ड इंसान है। Then the law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. फिर लॉ ना तो मुझे कंपेल करता है, किसी को कंपेल नहीं करता, किसी को फोर्स या कंपल्शन नहीं डालता कि आप किसी को प्लीज कहे, या किसी की वॉइस को अट्यून या एडजस्ट कर सके ताकि आप दूसरों पीपल के तौर से एडजस्ट करके बात करो, मतलब जो पीपल, जो लोगों को पसंद है उस तरीके से बात करो। ऐसा कोई लॉ फोर्स नहीं करता हमें, ना तो वो हमें फोर्स करता है कि हम अपना माउथ स्टिच कैसा रखे, ये जिस तरीके से हमें ये नहीं फोर्स कर सकते कि अपना हेयर डाई करो या ना करो, आप ये रिंगलेट्स पहनो या ना पहनो, उस तरीके से मुझे प्लीज बोलने पर भी लॉ कोई फोर्स नहीं करता है। It does not recognize the laceration of our feelings as the case of for compensation. Then ये जो लॉ है ये रिकग्नाइज नहीं कर सकता कि मेरा वुंड जो मुझे मिला है प्लीज ना बोलने पर या हर्ट होने पर, इसके ऊपर कोई कंपनसेशन नहीं है। इफ यू फेल्ट बैड, अगर आपको बुरा लगा है कोई बैड बिहेवियर से, किसी के बैड बिहेवियर से, तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं है। देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल और इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैटर्स। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इसके लिए कोई अलाउंस नहीं है, ना तो मॉरली है ना तो इंटेलेक्चुअली। ओके, सो फिर ऑथर कहते हैं that does not mean that the damages are negligible. इसका ये मतलब नहीं कि हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए, but it is probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins, for which he could have got a legal redress. तो यहाँ पर ये ऑथर कहते हैं कि इट इज प्रोबेबल दैट अ लिफ्टमैन वाज मच मोर एक्यूटली हर्ट। ये लिफ्टमैन को कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसे स्लर किया जा रहा है, उसे इंसल्ट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज सोशल स्टैंडिंग, उसका जो सोशल स्टेटस है उस वजह से। और उसे इतना हर्ट हुआ, इतना ज्यादा हर्ट हुआ कि अगर उसके जगह पर, उसके ऑन दैट बिहाफ, वो जो इंसल्ट हुआ है उसके बजाय अगर उसे किक किया जाता हो उसके शिन्स पर, मतलब जो पैर के नीचे का हिस्सा होता है, घुटनों के नीचे का, वहां पर अगर उसे हिट किया जाता या किक किया जाता, जो जितना पेन होता है उसे कई ज्यादा पेन उसे इस इंसल्ट के वजह से हुआ है। और अगर पैरों पर हिट होता या किसी ने मारा होता तो उसे लीगल रिड्रेस भी मिलता, मतलब उसे कंपनसेशन भी मिलता लॉ की तरफ से। बट यहाँ पर ना तो कोई कंपनसेशन मिला और उसे हर्ट भी बहुत ज्यादा हुआ। Or the pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of the wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. और जो इस तरीके का हर्ट होता है, जो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट का खो जाता है या आपको हर्ट हो जाता है, डीपली आप
हार्ट में हर्ट होता है तो इट इज लाइक अ पॉइजन, फिर पूरा दिन आप उसी को याद करते होते हो और आपका सारा दिन खराब हो जाता है, एंड इस तरीके से चलता रहता है. Then I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour, and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. तो यहाँ पे लिफ्टमैन ने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने लिफ्टमैन को बाहर जो कंप्लेनेंट अंदर आया था पैसेंजर उसे बाहर भगाया, इसलिए क्योंकि वो बहुत हर्ट हो गया था जब उसे प्लीज नहीं कहा गया था. और अगर वो ऐसा नहीं करता तो पूरा दिन वो सोचता रहता, और फिर जब शाम को वो घर जाता तो अपने वाइफ के साथ भी उसी तरीके से बुरा बर्ताव करता, और उसे बैलेंस करने के लिए उसे वहां पर उस पैसेंजर को बाहर निकालना जरूरी था. इस तरीके से ऑथर का मानना है यहाँ पर. Then for there a few things more catching than bad temper and bad manners. और यहाँ पर जो बैड मैनर्स होते हैं, बैड टेम्पर्स होते हैं, बहुत ज्यादा ही हर्ट कर दिया करते हैं कई बार, तो बहुत ही केयरफुल होना चाहिए यहाँ पर. Then when Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man back. यहाँ पर ऐसा होता है, अगर एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से हर्ट हुआ होता है और वो उसका बदला या रिवेंज नहीं लिया होता है, तो वो पास ऑन होता जाता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो पूरा दिन सोचता रहता है, और वो जितने लोगों से इंटरेक्ट करता है या मिलता है, और वो जो उनका डिस्टर्ब्ड माइंड होता है वो पास ऑन होता जाता है, वो उनके इंफीरियर को जाता है, फिर वो उनके इंफीरियर को जाता है. इसी तरीके से यहाँ पर जो कैप्टन एब्सोल्यूट है, जिन्हें बुली किया गया था, वो जाकर बाद में अपने से नीचे जो उनके यहाँ काम करता था फैग नाम का, उसे जाकर उन्होंने किक किया, और वो जाकर फैग जाकर अपने पेज बॉय, मतलब जो उनके अंडर काम करता था जो लड़का, उसे फिर उसी तरीके से रूडली बिहेव करते हैं और बात करते हैं. So probably the man who set top to the liftman was really only getting back on his employer who had not said good morning to him, because he himself had been henpecked at breakfast by his wife, to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. तो यहाँ पर ऑथर एग्जाम्पल दे रहे हैं किस तरीके से ये पास ऑन होता गया, जो डिसकर्टसी है यहाँ पर, जो बैड बिहेवियर है, किस तरीके से पास होता गया. तो कहते हैं, उनका मानना ये है कि जो पैसेंजर लिफ्ट में आ रहा था, जो सिर्फ टॉप कहकर रुक गया लिफ्टमैन को, वो इसलिए कहा क्योंकि उसने भी अपने एम्प्लॉयर से गुड मॉर्निंग नहीं सुना था और उसे गुस्सा आ रहा था उस वजह से. और जो उनका एम्प्लॉयर है वो गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो अपने घर पर अपनी वाइफ से बातें सुनकर आया था, और उसके घर पे जो उनकी वाइफ थी वो उनकी कुक ने उन्हें बैक आंसर कर दिया था किसी वजह से, और वो उस वजह से मूड खराब कर अपने हस्बैंड के ऊपर इस तरीके से बातें बोल दी या इंसल्ट कर दी. इस तरीके से एक इंसल्ट, एक डिसबिहेवियर जो था पास ऑन होता चला गया एक दूसरे के साथ. देन फिर ऑथर कहते हैं, वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आवर इल ह्यूमर्स. हम क्या करते हैं, ये सो इल मैनर्ड है, बैड बिहेवियर्स है हमारे, उसे हम सारे वर्ल्ड को इन्फेक्ट कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं. Bad manners probably do more to poison the stream of the general life than the crimes in the calendar. और जो बैड मैनर्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही पॉइजनस होते हैं, और जो जनरल लाइफ एक जो होती है आम सी जिंदगी, उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. यहाँ तक एक जो क्राइम्स होते हैं उससे भी कई ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं ये बैड मैनर्स. फिर वो कहते हैं, for one wife who gets the black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of a morose temper. फिर ऑथर यहाँ ऐड करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होता है उनका जो नेचर, गुड नेचर हस्बैंड होते हैं, बट कई बार उनके मूड अपसेट होने से या इंसल्ट या कुछ ऐसे अनबन होने की वजह से वो घर पर जाकर अपने वाइफ के ऊपर वो सारा गुस्सा निकाल देते हैं. तो ऐसा कई बार होता है, और फिर ऐसे कई भी बहुत सारे वाइफ्स है जो हमेशा ऐसे मार्टिडम लाइफ रहते हैं, इसी तरीके का लाइफ उनका हमेशा जाता है, क्योंकि वो हमेशा इस शैडो ऑफ मॉरस टेम्पर में रहते हैं, इस तरीके के दबाव में रहते हैं कि उनके हस्बैंड जो बाहर जाते हैं और कई सारे इंसल्ट्स या बैड मैनर्ड को फेस करते हैं, और वो घर पर आके हमेशा उनके उनके ऊपर उतरता रहता है. But all the same, the law cannot become the guardian of our private manners. No decalogue could cover the vast area of offences, and no court could administer a law.
which governed our social civilities, our speech, the tint of our eyebrows, and all our moods and manners. तो यहाँ उत्तर ये कहते हैं कि all the all the law cannot become the guardian of our private manners. हमारा जो private manners होते हैं, जो social manners हम अपने daily लाइफ में यूज करते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती है, वहां पर ये लॉज इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो हमारे गार्डियन नहीं बन सकते, वहां पर चेक नहीं कर सकते। और यहाँ पर डेकोलॉग का मतलब है 10 कमांडमेंट्स जो क्रिश्चियन बाइबल में लिखा हुआ है। तो नो डेकोलॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंसेस। कोई भी कमांडमेंट वहां पर ये एरिया कवर नहीं करेगा। एंड नो कोर्ट कुड एडमिनिस्टर लॉ विच गवर्नड आवर सोशल सिविलिटीज। ये जो मॉरल वैल्यूज है, जो हमारी स्पीच है, जो हमारा आईब्रोज है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, मूड्स है, हमारे मैनर्स है, इसको चेक करने या गार्ड करने के लिए हमारे लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस या लॉज नहीं है। इतने प्राइवेटली कोई नहीं आकर चेक करता, बट हमको हमारे हिसाब से उसको सेट करना होता है। But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have certain sympathy with him. तो यहाँ पर फिर ऑथर कहते हैं कि जो हम सपोर्ट करते हैं कि जो भी डिसीजन लिया गया है कोर्ट के तरफ से, जो अगेंस्ट है लिफ्टमैन के, मतलब उन्हें ऑफेंस के तौर पर उन्हें सेटअप किया गया है, मोस्ट पीपल विल हैव सर्टेन सिंपैथी विद हिम। बहुत लोगों के उसके ऊपर पिटी भी आया होगा। बट व्हाइल इट इज ट्रू दैट देयर इज नो लॉ दैट कंपेल्स अस टू से प्लीज, और ये भी सच है कि यहाँ पर कोई लॉ नहीं है जो हमें कंपल्शन में रखे या कहे कि हमें प्लीज कहना है या हमें प्लीज भूलना ही है। There is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be ascetic. हमारा एक सोशल प्रैक्टिस है, हमारा एक जो सोशल जो बिहेवियर है हमारा, जो बहुत ही पहले से चलता आ रहा है, जो बहुत ही सेक्रेड है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है एक सिविलाइज्ड ह्यूमन के तौर पे, तो उससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे बात करना है, कैसे हमें बिहेव करना है। And the first requirement of the civility is that we should acknowledge a service. Okay, please and thank you are the small change with which we pay our ways as social beings. और जब हम कोई सर्विस लेने जा रहे हैं तो हमें एक सिविलाइज्ड पर्सन की तरह होना चाहिए, वेल बिहेव होना चाहिए, और प्लीज और थैंक यू जैसे छोटे वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, और उससे हमारे कई काम अच्छे से हो जाते हैं। They are little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. तो ये जो प्लीज और थैंक यू वर्ड्स है, ये बहुत छोटे वर्ड्स है, बट इतने काइंड वर्ड्स है जो हमारे जो मशीन है, लाइफ मशीन है, उसमें हमेशा ऑयल डालते रहेंगे और हमारा जो लाइफ है बहुत स्वीटली रन होता जाएगा। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है, जिस तरीके से मशीन रस्ट हो जाते हैं, हम उसमें ऑयल डालते हैं ताकि वो स्मूथली चलते रहे, उसी तरीके से अगर हम हमारे लाइफ में प्लीज एंड थैंक यू वर्ड यूज करेंगे तो हमेशा वो स्वीटली रन होता रहेगा। Then they put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. और जो ये वर्ड्स है, ये हमारे जो कन्वर्सेशंस होते हैं उनको एक फ्रेंडली तौर पर दिखाते हैं, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन बन जाता है, और जो गिव एंड टेक होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। मतलब आप अगर कुछ काम कर रहे हो, आपको कुछ देना है या कुछ लेना है, टू वे इंटरेक्शन जो होता है बहुत आसानी से हो जाता है, और सुपीरियर्स डिक्टेटिंग टू इंफीरियर्स ये ना हो, और तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो जाता है। तो ये प्लीज और थैंक यू जो वर्ड्स है, ये यूज करने से ये सुपीरियर और इंफीरियर जो नाम का जो पार्शियल लाइन है ये बिल्कुल खत्म हो जाता है और काम बहुत ही अच्छे से हो जाता है। It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. और ये एक बहुत ही गंदा सोच है कि आप अपने विश को पूरे करने के लिए कमांड कर रहे हो, अपने जो सर्विस आप ले रहे हो उसको कमांड कर रहे हो इंस्टेड ऑफ आस्किंग। जहाँ पर पोलाइट विश, पोलाइट वर्ड्स यूज कर सकते हो आप, वहां पर अगर आप कमांड कर रहे हो तो आप वहां पे उस काम को अच्छे से विलिंगली करने की उम्मीद नहीं रख सकते। वो जो सर्विस मैन होगा वो भी विलिंगली काम नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो फिर ये गलत सोच है। अगर आपको आप ये चाहते हो कि सामने वाला जो है वो सर्विस आपको विलिंगली करे और गुड फीलिंग के साथ करे, इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट, नाराजगी ना दिखाए,
तो आपको ये सब वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करना है, अपने सोशल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में इसे यूज करना है, ताकि आपकी जिंदगी एक अच्छे मशीन की तरह स्मूथली चलती रहे। तो हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे। यह था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेसन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिएगा। एंड विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।